So, good morning everyone. Today we will discuss about basic screening test. आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट को डिटेल में। क्या ये टेस्ट है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्या क्या गलतियां करते हैं जनरली यंगस्टर्स, जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रीम वो लेकर के जाते हैं सिलेक्शन बोर्ड में और पहले दिन वापस जब जाना होता है तो बहुत सारे सपने टूट रहे होते हैं। क्या करेंगे कि उन चीज़ों से हम बच सकें। पहले तो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या? बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट वाज इंडक्टेड इन सिलेक्शन प्रोसेस इन ईयर 1998। क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? क्योंकि उससे पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता नहीं था। अर्ली 90s में यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन थे, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, इवन आईएएस, ज़्यादा जो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती थी वो सिर्फ इंग्लिश में होते थे। अर्ली 90s में उसको बायलिंगुअल कर दिया गया। मतलब जो पेपर आज आप देते हैं इंग्लिश और हिंदी में, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ टेस्ट इंग्लिश में होते थे। तो उससे बहुत बड़ी भीड़ इंक्लाइंड हुई आर्म फोर्सेस की तरफ। दूसरा, जो डायरेक्ट एंट्री का प्रमोशन था, आर्मी टीएस 10+2, टीजीसी एंट्री, तो जितनी डायरेक्ट एंट्रीज थी उनको प्रमोट करना शुरू किया आर्म फोर्सेस ने। और इसके चलते जो हमारा इनटेक था वो तो बढ़ गया, बच्चों का इनटेक, कॉलिंग बढ़ गई हमारी, लेकिन रिटेंशन कैपेसिटी, अब सिलेक्शन बोर्ड में रोकने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदली नहीं जा सकती थी, वो उतने ही रखी गई। तो अब भीड़ हो गई काफ़ी ज़्यादा और उस लॉट को थोड़ा सा स्क्रीन किया जाए कि इसमें से कौन से वो कैंडिडेट हैं जो हमारे मतलब के होंगे आने वाले 4 दिनों में स्टेज 2 के लिए। उसमें एक छंटनी प्रक्रिया की शुरू की जाए। इस छंटनी प्रक्रिया को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर ओपी निम को। स्क्रीनिंग टेस्ट वॉज डिजाइन्ड बाय डॉक्टर ओपी निम। ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उन्होंने ये टेस्ट बना करके डीआईपीआर को दिया था। ठीक, अब जो ये टेस्ट बनाया गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत बढ़ाया नहीं जा सकता है, ये सिर्फ छंटनी प्रक्रिया है। इट इज जस्ट टू चेक दैट स्पार्क ऑफ अ यंगस्टर कि वो हमारे काम आएंगे आगे या नहीं, हमारे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आगे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो देखना था। तो उसके लिए उस टेस्ट को बहुत मुश्किल भी नहीं बनाया जा सकता और तीनों असेसर्स को वो मौका मिलना चाहिए कि तीनों लोग बैठ करके सेकंड स्टेज के लिए वो छंटनी कर सके। तो इसलिए इसको बहुत सिंपल रखते हुए उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला था आपका ओआईआर और दूसरा था पीपीडीटी। अब पीपीडीटी से तीनों असेसर्स को एक साथ वो थोड़ा थोड़ा मौका मिल गया कि हम किसी कैंडिडेट का पोटेंशियल चेक कर सकते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें कि पहला टेस्ट क्या होगा, ओआईआर। ओआईआर टेस्ट क्या होता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसको फिर 2 भागों में बांटा गया, वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस और नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस। 2 अलग अलग बुकलेट बनाई गई। दोनों बुकलेट में अंदाजन 60 से 80 क्वेश्चंस के बीच में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है, बहुत सारी बुकलेट हैं, हर बुकलेट में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। तो किसी में 60 हैं, किसी में 70 हैं, किसी में 80 हैं। 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ तो फिर जो पुरानी बुकलेट्स थी उनको रीप्रिंटिंग में डाला गया और उस रीप्रिंटिंग के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस बदले गए और क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया गया। तो अब जो आप लोग सिलेक्शन बोर्ड में जा रहे हैं वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 से 80 के बीच में है। आप जितने लोग गए हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर चेस्ट नंबर 2-2 के पेयर में बिठाया गया। 3 रो होती हैं, चेस्ट नंबर 1 और 2 रो 1 में, 3 और 4 रो 2, 5 और 6 रो 3,
और ऐसे ही फिर रो 1, 2, 3 में सभी कैंडिडेट्स को 2-2 के पेयर में बिठाया जाएगा। आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट बेस्ड टेस्ट होगा ये। 2 OMR शीट मिलेंगी आपको, सेट ए के लिए अलग और सेट बी के लिए अलग। सेट ए का मतलब है मेरा वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस और सेट बी का मतलब है नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस। वर्बल क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए? कंप्लीशन ऑफ सीरीज, एनालॉगी, ऑड वर्ड आउट या डायरेक्शन क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, इनकोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होंगे और जंबल्ड अप अल्फाबेट्स या जो कुछ अल्फाबेट ऐसे दिए जाएंगे जिनको आप सही सीक्वेंस में अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। इस तरीके क्वेश्चंस वर्बल क्वेश्चंस के अंदर सेट ए में आएंगे। सेट बी में जितने फिगर बेस्ड क्वेश्चन हैं, डाइस क्वेश्चंस हैं, ऑड फिगर, सिमिलर फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, पार्ट ऑफ फिगर, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सेट बी में मिलेंगे। अब जो चेस्ट नंबर 1 है या जितने ऑड चेस्ट नंबर हैं 1, 3 एंड 5, इनको मिलेगा सेट ए। जितने इवन चेस्ट नंबर हैं, चेस्ट नंबर 2, 4 एंड 6, इनको मिलेगा सेट बी। यू विल बी गेटिंग अ टाइम ऑफ अराउंड 30 सेकेंड पर क्वेश्चन। जो समय टोटल आपको दिया जाएगा उसको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड के हिसाब से अंदाजन कैलकुलेट किया जाएगा। 60 क्वेश्चन हैं तो आपको 30 मिनट मिलेगा, 70 क्वेश्चन है तो 35 मिनट, 80 क्वेश्चन है तो 40 मिनट। बोला जाता है 40 मिनट, मिलेगा नहीं। मतलब एक और हिंट दे रहा हूं आपको कि स्पीड ऑफ डिसीजन अपनी बहुत अच्छी रखिएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपको हैंडल करने हैं। 30 सेकेंड आपको कहा जाता है, मगर जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो आप 20 से 22 सेकेंड हर क्वेश्चन के लिए दिमाग में रख करके चला करें। आधा टाइम होने के बाद आपसे कहा जाएगा स्टॉप राइटिंग नाउ, इंटरचेंज योर बुकलेट। फिर सेट ए वाले अपनी बुकलेट सेट बी वालों को दे देंगे, सेट बी वाले अपनी बुकलेट सेट ए वालों को दे देंगे और फिर उतना ही टाइम आपको दोबारा दिया जाएगा। फिर से आपका वो टाइम जब पूरा हो गया तो ये आपका पहला पार्ट खत्म। अब इस जो भी आपने परफॉर्म किया है सेट ए सेट बी दोनों को मिला करके जितने नंबर आपको मिलते हैं उन मार्क्स के अनुसार आपको ग्रेडिंग दी जाती है। ये ग्रेडिंग कहलाती है OIR रेटिंग। OIR रेटिंग क्या होगी? 1 to 5 तक ये रखा जाता है। 1 to 5 का मतलब OIR 1, इट इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल। कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट है जिसका दिमाग बहुत अच्छा है, IQ लेवल बहुत ही अच्छा है, वो आते हैं OIR 1 की रेटिंग में। OIR 2 मीन्स excellent performance of any individual. OIR 3 is very good performance of any individual. OIR 4 means acceptable performance of any individual. और OIR 5 का मतलब होता है below average, यानी कि ये अभी थोड़ा सा लेवल से नीचे का IQ लेवल रखते हैं। ये 5 कैटेगरी आपकी OIR रेटिंग की होगी। OIR रेटिंग तय कैसे किया जाता है? OIR रेटिंग एक कंप्यूटर जनरेटिंग रेटेड है। ये रेटिंग आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन एक रेटिंग है ये, जो सॉफ्टवेयर DRDO ने बनाया था और DRDO ने फिर DIPR को काम करने के लिए दिया। ये सॉफ्टवेयर काम करता है एक फॉर्मूले के ऊपर जिससे IQ लेवल निकलता है, दैट इज योर मेंटल एज डिवाइडेड बाय योर एक्चुअल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो मेंटल एज का मतलब क्या हो गया? पेपर कितना आसान था, कितना मुश्किल था, वो देखा जाए और उसमें किसी कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले हैं वो देखा जाए। जितना पेपर आसान है उतना ही आपके OIR के लिए मार्क्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा और जितना पेपर मुश्किल है आपके लिए उतना ही आपके लिए एक्सपेक्टेशन नीचे हो जाएगी।
एक्चुअल एज का मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, तो जब तक आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें नहीं फीड होता है तब तक आपकी OIR रेटिंग नहीं आती है आगे। तो इस तरीके से आपका ये OIR रेटिंग होगी, जो आप इस फॉर्मूले के बाद पाएंगे उसके आधार पर इसको ग्रेड किया जाएगा। इसके बाद फिर तुरंत आप जाते हैं PPDT के टेस्ट के लिए। PPDT में आपको एक शीट मिलेगी, ब्लैंक शीट। इसके ऊपर एक बॉक्स बना होगा। उस बॉक्स के राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर आपको अपना बैच नंबर और चेस्ट नंबर लिखना होगा। चेस्ट नंबर आप पहन करके बैठे होते हैं, बैच नंबर आपको वहां पर जो अवेलेबल स्टाफ है वो लिख करके बताते हैं कि ये आपका बैच नंबर है। वो दोनों चीजें भरने के बाद आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। पिक्चर देखने के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, 30 सेकंड्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर। ठीक, अब यहां से ये जो पिक्चर होगी ये थोड़ा सा ब्लर या हैजी होती है। ब्लर या हैजी इसलिए रखी जाती है क्योंकि आधा मैसेज आपको कन्वे किया जा सके और आधा आपसे छुपा लिया जाए। एक ही पिक्चर है और टेस्ट का नाम है पिक्चर परसेप्शन। परसेप्शन सीन आना चाहिए और एक ही स्लाइड है। अगर हमारे पास स्लाइड्स ज्यादा होती हैं, जैसे टीएटी में भी परसेप्शंस आते हैं, वहां पर ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एंड इमेजिनेशन, कैटेगराइजेशन वहां भी है, लेकिन यहां पर हमारे पास वहां पिक्चर 12 हैं तो सिचुएशन वाइज हो सकता है। यहां पर पिक्चर सिर्फ आपके पास एक है, इसलिए आपको यह पिक्चर थोड़ा ब्लर करके दी जाएगी। या तो पिक्चर का बैकग्राउंड या एक्शन कुछ धुंधला कर दिया जाएगा ताकि आपको सफाई से वो पिक्चर ना दिखाई दे और आपका खुद का कुछ इन्वॉल्वमेंट उस पिक्चर के अंदर बने स्टोरी फ्रेम करने के लिए। फिर पिक्चर को देखने के बाद जो बॉक्स बना है आपकी शीट के ऊपर, उस बॉक्स को भरने के लिए आपको 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक का समय दिया जाता है। डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पिक्चर शोन टू यू। पिक्चर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है तो आपको कम समय मिलेगा। पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर है तो कम समय मिलेगा। पिक्चर ज्यादा ब्लर है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ा दिए गए हैं तो आपको समय थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। यह ध्यान रखना है। PPDT की स्लाइड जो भी बनाई जाती हैं उस समय कोई भी ऐसी स्लाइड नहीं बनाई जाएगी जिसमें आपको अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाए जाएं या कोई कैरेक्टर ना दिखाया जाए। ठीक है, कोई कैरेक्टर ना दिखाया जाए, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाएं। यह TAT में हो सकता है, PPDT में नहीं होगा। और अनकाउंटेबल नंबर मतलब बहुत बड़ी भीड़ दिखा दी गई जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी भी पिक्चर PPDT में नहीं दिखाई जाती है। PPDT में हमेशा काउंटेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। बॉक्स भरते टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? जो कैरेक्टर है वो कहां देखा आपने और उसको डिफाइन करना है उसके जेंडर। राइट M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। अप्रोक्सीमेट एज, मान लीजिए आपको एज लगी 20 साल तो आपने 20 लिख दिया। और मूड, अगर आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव मूड में है तो मेक अ साइन ऑफ प्लस। अगर आपको लगता है नेगेटिव मूड में है तो माइनस का साइन बनाएं। और यदि आपको लग रहा है कि मूड न्यूट्रल दिख रहा है तो आप N लिख सकते हैं वहां पर। तो ये 3 चीजें आपको एक कैरेक्टर के लिए जहां पिक्चर में उनको देखा है वहां पर बनाना है। और तीनों चारों जो भी कैरेक्टर, मान लीजिए आपको 4 कैरेक्टर दिखाई देते हैं, यहां समझते हैं इस बात को। आपको इतना बड़ा बॉक्स मिला है, एक कैरेक्टर आपको यहां दिखा, एक यहां दिखा, एक यहां दिखा, एक यहां दिखा। अब ये कैरेक्टर आपको लगता है ये मेल है, 22 इयर्स ऑफ एज, पॉजिटिव मूड।
ये फीमेल हैं, 21 ईयर्स ऑफ एज, मूड पॉजिटिव है। ये मेल है, एज 20 ईयर्स, मूड न्यूट्रल है। और ये मेल है, एज 17 ईयर्स, मूड नेगेटिव दिख रहा है। अब ये 4 कैरेक्टर आपने जेंडर, एज और मूड के हिसाब से भर लिया। इसके बाद चारों में से एक कोई आपका मेन कैरेक्टर होगा। मान लीजिए ये व्यक्ति जो सबसे आगे चल रहा है, मेल 22 पॉजिटिव, वो आपके मेन कैरेक्टर है। तो आपने इनको ऐसे सर्कल कर दिया, बाकी सबको वैसे का वैसा ही छोड़ दिया है। और उसके साथ फिर आपको लिखना है एक्शन। उस बॉक्स के नीचे जगह दी होगी एक्शन लिखने के लिए। तो एक्शन में आपकी कहानी में क्या हो रहा है या पिक्चर में क्या दिखाया गया है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को आपको लिखना है। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग एक ट्रैकिंग कैंप पर जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं ट्रैकिंग कैंप। इतना काम करने के लिए आपको अंदाजन, क्योंकि यहां देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ गए, 4 हो गए, ठीक है, पिक्चर ब्लर है, तो यहां से आपको हो सकता है 1 मिनट का टाइम आराम से मिल जाएगा। अगर यही 1 कैरेक्टर होगा, 2 कैरेक्टर होंगे, मूड पॉजिटिव होगा, तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कि 40 मिनट, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स ऐसा भी मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद फिर आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। स्टोरी लिखने के लिए आपको 4 मिनट का समय मिलेगा। स्टोरी लिखते समय ये इमेजिनरी स्टोरी है, तो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, डिस्क्राइब ना करें पिक्चर को कि आपने क्या देखा है। डिस्क्राइब आप यहां कर चुके हो, 4 कैरेक्टर हैं, क्या कर रहे हैं, ये यहां पर आप बता चुके हो बॉक्स में और एक्शन में। तो अपनी कहानी में ना लिखें कि ये मेरा मेन कैरेक्टर है या इतने कैरेक्टर मैंने देखे, इससे कहानी नहीं बनेगी। आपको एक इमेजिनरी कहानी लिखनी है जिसमें आपके पास एक हीरो होना चाहिए, जिसको मेन कैरेक्टर आप कह सकते हैं। हीरो की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में वो हीरो कैसे आ गया, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एंड उसका रिजल्ट क्या रहा, लास्ट में आउटकम क्या था। तो इन सब चीजों को एक मुख्य किरदार के आधार पर कि क्या पास्ट था, क्या हुआ, क्या उसके बाद हुआ और लास्ट में फाइनली आउटकम क्या निकला उसका, इस तरीके से एक काल्पनिक कहानी लिखेंगे। कहानी ज़्यादा लंबी ना लिखें, 12 से 15 लाइन की कहानी आप आसानी से अपने विचार 12 से 15 लाइन में एक काल्पनिक कहानी में रख सकते हैं। कहानी लिखने के बाद आपको ये शीट जमा हो जाएगी आपकी और आपको एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक दिया जाएगा, आपको उस हॉल से बाहर जाने दिया जाएगा। आप आधे घंटे का ब्रेक करके, जिसमें थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, और फिर आपको ग्राउंड पर बुला करके दोबारा कुछ सब ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ग्रुप का जो स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम 12 होने चाहिए और मैक्सिमम 20 होने चाहिए। 12 से 20 के बीच में कोई स्ट्रेंथ रखी जाती है। आइडियल स्ट्रेंथ इसकी 15 मेंबर्स की मानी जाती है, बट जैसे डायरेक्ट एंट्रीज में होता है वहां 18 या 20 कैंडिडेट भी एक ग्रुप में रखे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू चेस्ट नंबर ग्रुप वाइज सभी लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा और फिर वापस जब आप अंदर आएंगे तो आपके ग्रुप को सेमी सर्कल में बिठाया जाएगा। आपके सामने 3 असेसर्स बैठे होंगे, जिसमें बीच में प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट बैठते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर जीटीओ बैठते हैं, राइट हैंड साइड पर साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं। जो कहानी आप लिख करके गए थे वो आकर के 1 बाय 1 नैरेट करनी होगी आपको। नैरेट करते समय खड़े होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बैठ करके अपनी बारी पर नैरेट करें। नैरेट करते समय आप अपने असेसर्स को ना एड्रेस करें ना देखें,
आप अपने ग्रुप मेंबर्स को अपनी स्टोरी नरेट करें। सो व्हेन यू नरेट योर स्टोरी यू नीड टू बी लाउड। लाउड का मतलब ऑडिबल। हर किसी को आपके, अगर आप यहां बैठे हैं तो आपके सभी ग्रुप मेंबर्स को एज वेल एज सभी असेसर्स को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। तो यू नीड टू बी ऑडिबल इनफ, क्लियर, एक एक शब्द का उच्चारण और एक एक शब्द आपका सफाई से सुनाई देना चाहिए सभी को। एंड कॉम्प्रेस्ड, छोटा नरेशन दीजिए। जितना कॉम्प्रेस्ड नरेशन होगा उतना आपकी क्लैरिटी ज्यादा दिखती है। तो व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एट होम, प्रैक्टिस ऐसी करें कि आप 45 से 50 सेकंड में अपनी कहानी को आराम से नरेट कर सकें। तो अनवांटेड इलैबोरेट ना करें अपनी कहानी को, ठीक है। और इसके लिए तरीका क्या बेहतर था, जब आप ब्रेक में बाहर गए थे तो इस ब्रेक के दौरान आप अपनी कहानी को दोहराते रहें, जाकर के 10-15 बार बाहर नरेट करके आए। अगर जरूरत पड़ती है आपको, मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको लगा कि मेरी कहानी अप टू द स्टैंडर्ड या जैसा मैं चाह रहा था, जैसा मैं बना सकता था वैसे नहीं बन पाई, तो बाहर आपके पास मौका है। आप उस ब्रेक के दौरान ज़रूरत भर की चेंजेस ला सकते हैं अपनी कहानी के अंदर। ज़्यादातर कहानियाँ पढ़ी नहीं जाती हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, नरेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसी नरेशन के आधार पर आपके साइकोलॉजिस्ट भी आपको रिमार्क देते हैं कि आपके प्लॉट कैसे थे स्टोरी का, है ना। तो आप नरेशन बहुत अच्छा करें, एकदम स्मूथ नरेशन होना चाहिए, आवाज कंसिस्टेंट होनी चाहिए एंड इट शुड बी क्लियर इनफ। नरेशन के बाद फिर आपको एक ग्रुप डिस्कशन में जाना होगा। इस ग्रुप डिस्कशन के लिए जैसे ही आखिरी मेंबर आपके ग्रुप के नरेशन खत्म करेंगे, योर ग्रुप विल बी इन्वॉल्व्ड इनटू अ ग्रुप डिस्कशन टू रीच ऑन अ कॉमन स्टोरी। ग्रुप डिस्कशन में आपका जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, शांत ना बैठें, दबे ना ग्रुप में, और डोमिनेट भी ना करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी कहानी लेकर के लगे हुए हैं। दूसरों की कहानी को सुनिए, अपनी कहानी का ओपिनियन रखिए। अगर किसी कैंडिडेट की कहानी आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि इस स्टोरी के इर्द गिर्द हमारे ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी मिल सकती है, नेवर हेजिटेट एप्रिशिएटिंग सच काइंड ऑफ स्टोरी। आप उतनी ही खुशी के साथ, उतने ही इंटरेस्ट के साथ कह सकते हैं, आई स्ट्रांगली सपोर्ट स्टोरी ऑफ चेस्ट नंबर सो एंड सो, वी कैन फ्रेम अ स्टोरी अराउंड हिम और वी कैन फ्रेम आर कॉमन स्टोरी अराउंड दिस स्टोरी, एडिंग आर ओपिनियन। हम अपने ओपिनियन कुछ और ऐड कर लेंगे और एक कॉमन स्टोरी की तरफ चले जाएंगे। कॉमन स्टोरी अगर नहीं भी बनती है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, इंटेंशन से, कि आपके ग्रुप में आप कौन से कैंडिडेट थे। यू वर अ कैंडिडेट हु इंटेंडेड टू रीच ऑन अ कॉमन स्टोरी, और यू वर अ कैंडिडेट हु वाज जस्ट इन्वॉल्व्ड इनटू द काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स योर ग्रुप वाज इन, और आप सिर्फ बहस करने के लिए बैठे हुए थे कि मेरी कहानी सुनो, मेरी कहानी सुनो। ऐसा ना करें, है ना। कॉमन स्टोरी की तरफ जाने का उद्देश्य साफ नजर आना चाहिए आपका, तो आपको ज्यादा हेल्प होगी। अब जब आपका डिस्कशन खत्म हो गया, ये ग्रुप बाहर जाएगा, ऐसे सभी ग्रुप एक एक करके अंदर आएंगे, सेम प्रक्रिया से गुजरेंगे नरेशन और डिस्कशन की। जब सभी कैंडिडेट्स का ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस, तो लास्ट में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। रिजल्ट अनाउंस करते समय देखो, आपके सामने 3 असेसर्स थे। 3 असेसर कौन कौन से थे, योर नरेशन पार्ट, योर डिस्कशन पार्ट एंड योर स्टोरी पार्ट, है ना। ये 3 अलग अलग एक्टिविटीज में आप गए। अब तीनों असेसर्स जो आपको देख रहे थे, उन्होंने क्या है, आपको कुछ रिमार्क्स देने हैं। ये रिमार्क्स होंगे Y, D एंड N। Y फॉर यस, D फॉर डाउटफुल एंड N फॉर नो। OIR 1 कैंडिडेट जो होता है, इसको किसी भी हालत में सिलेक्शन बोर्ड नहीं चाहता है कि ये कैंडिडेट बाहर जाए, क्योंकि ये दिमाग से बहुत सही हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे चांसेस जब बनते हैं
कि बहुत अच्छा कोई शार्प, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, आउटस्टैंडिंग माइंडसेट रखने वाला कोई कैंडिडेट अगर आ जाए तो उसको जल्दी बाहर नहीं भेजा जाएगा। ये तभी बाहर जाएंगे जब इनकी खुद की कोई जिद होगी बाहर जाने की कि मुझे नहीं रहना है यहां पर, वही एक कंडीशन बनती है कि ये बाहर चले जाएं। अदरवाइज 3 असेसर्स में से अगर 2 असेसर इनको नो भी कह दें और सिर्फ 1 असेसर इनको डाउटफुल कह दे, तो विद 1 डाउटफुल एंड 2 नो, OIR 1 विल डेफिनेटली बी स्क्रीन्ड इन। वो बाहर तभी जाएंगे जब तीनों नो मिल जाएं। OIR 2 में आपके लिए 2 डाउटफुल जरूरी हैं और 1 नो होगा तो भी चलेगा। सो OIR 2 कैन गेट स्क्रीन्ड इन विद 2 डाउटफुल एंड 1 नो। OIR 3 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑल 3 असेसर्स शुड गिव हिम D, डाउटफुल एटलीस्ट। OIR 4, अब इनको एक यस की जरूरत है। इनके लिए 1 यस और 2 डाउटफुल है तो भी ये स्क्रीन्ड इन हो जाएंगे। यस बहुत जरूरी है। और OIR 5 बहुत खराब स्थिति में खड़े हैं, इनका स्क्रीन्ड इन होना बहुत मुश्किल है। ये लगभग OIR 1 के ठीक उल्टा होते हैं। इनको कोई बाहर नहीं भेजना चाहता है, इनको कोई रखना नहीं चाहता है। ये रखे जाएंगे उस दिन तो सिर्फ कुछ मिरेकल होगा तभी जब तीनों असेसर्स यस दे सकें तो। ठीक है, ये आपके फाइनल रिजल्ट का आधार होगा अकॉर्डिंग टू OIR। कहने का मतलब यह है कि आपका OIR बहुत मायने रखता है। घर पर OIR की प्रैक्टिस करें। ये OIR आपके सेकंड स्टेज में भी आपका बहुत साथ देता है, क्योंकि जो रेटिंग आपको मिली है ये आपके PIQ फॉर्म पर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर पहला कॉलम होता है OIR। आप जब PIQ फॉर्म भरते हैं तो एक PIQ फॉर्म इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाता है और दूसरा साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है ना। GTO को आपके PIQ फॉर्म की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वो आपका डायनेमिक बिहेवियर टेस्ट करते हैं। PIQ फॉर्म जनरली स्टैटिक बिहेवियर के साथ मैच करना होता है। तो आपकी ग्रुप एक्टिविटी, आपका सोशल एडजस्टमेंट, आपका सोशल इफेक्टिवनेस किस लेवल का है वो देखना ज़्यादा काम है GTO का। अब यहाँ से आपका जो दोनों PIQ फॉर्म जाएंगे जब असेसर के पास, तो उससे पहले वो OIR रेटिंग टॉप कॉर्नर राइट हैंड साइड पर लिखी जाएगी। तो ये लास्ट तक कैरी होगा। हर असेसर के पास आपका जो इन्फॉर्मेशन जब वो पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपका IQ लेवल उनके दिमाग में, OIR रेटिंग उनके दिमाग में क्लिक कर गया है ना। तो अच्छी OIR रेटिंग आपको ना केवल स्टेज 1 में, ये स्टेज 2 में भी आपकी बहुत मदद करेगी। ठीक है, अब फिर एक आखिरी सवाल जो बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि इसमें हमारा मार्किंग कितनी होती है, मार्क्स इसमें मिलते हैं नहीं मिलते हैं। कुछ बच्चों ने जो है कमेंट्स लिख करके ये पूछा कि सर हमें तो मार्क्स दिखाई देते हैं लास्ट में जब NDA का फाइनल रिजल्ट आता है। देखिए ऐसा है कि बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई मार्क नहीं होता है, इसकी कोई मार्किंग सिस्टम नहीं है। बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स नहीं मिलते हैं। स्क्रीन्ड आउट कैंडिडेट के लिए वो चीज़ नहीं दिखती है। कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट के मार्क्स जरूर आपको दिखते हैं नेट के ऊपर, वहाँ वो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, वेदर यू आर सुटेबल to retain in selection board for next 4 days or not. That is the sole purpose of screening test. उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। घर पे जब प्रैक्टिस करें तो OIR पर विशेष ध्यान दें, नरेशन पर विशेष ध्यान दें। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्थी। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।